हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बीए प्रोग्राम जो बच्चे थर्ड ईयर के अंदर जिनके पास सब्जेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। मेरे दोस्त, उनके हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मेरे दोस्त 3 वीडियोस आ चुकी है, क्योंकि वीडियो नंबर 4 है। तो पहले आप 3 वीडियोस को देख ले, उसके बाद मेरे दोस्त आप ये 4th वीडियो को देख के सीक्वेंस में समझ में आएगा, बना रहता फैल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को बिना टाइम खराब किए चलते करते हैं स्टार्ट। इससे पहले बता दो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों पे शेयर कर दे। और कोई भी डाउट्स हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, हमारे काउंसलर से बात करें और आज अपने डाउट को खत्म करें। क्लियर है? चलिए मेरे दोस्त, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि किस प्रकार से व्यापार सैप किस प्रकार से चला जा रहा था, एक विकासशील देश को कैसे आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन वर्ल्ड के अंदर विकसित और विकासशील देश कैसे बढ़ चुके हैं, डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलप्ड कर चुके हैं, अपना विकास कर चुके हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। बट भारत जैसे कंट्री, जैसे नेपाल हो गया, यहाँ पे जो बगल जितने भी कंट्री आसपास भारत के, एशिया की कंट्री, अफ्रीका के कंट्री, जो भी विकास अपना कर ही रहे हैं, बट उन्होंने अपना विकास किया नहीं है, जिनको हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। बट विकसित कंट्री अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सारे क्या कर रखा है दोस्त, इन्होंने काफ़ी सारे रिसोर्स का विकास। आज हम बात करने वाले इंटरनेशनल ट्रेड की। उनका पैटर्न क्या है, उनका जियोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमिकल पर, और क्या इससे कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा। तो लेकिन मेरे दोस्त, हम पहले कुछ बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की। मेरे दोस्त, यहाँ पे मैंने लिखा है औद्योगिकरण। दोस्त, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो किस प्रकार से एक देश ने अपना इतना तेज़ी से विकास किया था, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, चाहे इंडिया ही क्यों ना हो। मेरे दोस्त, एक समय की बात थी यार, भारत ने भी बहुत ज़्यादा विकास किया है। आपको पता होना चाहिए 1917 के अंदर, यानी कि जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, तो भारत का 1 रुपये अमेरिका के $12 के बराबर हुआ करता था। यानी कि अगर अमेरिका को भारत का 1 रुपये चाहिए ना, एक करेंसी चाहिए भारत की, तो उसको $12 देने पड़ते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। आज अगर हमें अमेरिका का $1 चाहिए ना, तो हमें उसको लगभग 70 या 72 के आसपास, जो अभी इस समय रेट चल रहा है, क्योंकि दोस्तों रोजाना डॉलर के रेट घटते बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर $1 आज चाहिए ना हमें, तो आज हमें अमेरिका को 70 रुपये यानी 70 रुपये देने पड़ेंगे। सोच सकते हो आज अमेरिका से कितना पीछे हो चुके हैं। इसका बहुत सारा इम्पैक्ट है। स्टार्टिंग में वैसा नहीं था, है ना मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूँ 1947 की, क्योंकि 1917 में तो ये कंडीशन है, यहाँ पे हम भाई राजा हैं। 1947 के अंदर 1 रुपये $1 के बराबर हुआ करता था। यहाँ पर भी कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि $1 इक्वल टू 1 रुपये। अमेरिका को एक करेंसी भारत के लेना है तो $12 देने पड़ते थे। 1947 में $1 इक्वल टू 1 रुपये हो गया। यहाँ पे क्या है, भारतीय कंडीशन अमेरिका की कंडीशन बराबर ही चल रही है, इक्वल चल रही है। लेकिन अगर चलकर जैसे जैसे दोस्तों डॉलर की डिमांड, उसका जो रेट बढ़ता गया, यानी कि भारत के साथ इम्पैक्ट पड़ा। बट हमारा मुद्दा यह है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान काफ़ी सारे देशों ने अपना विकास किया। इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि दोस्तों यहाँ पे जो सामान अब जो हाथों से बना जा रहा है, अब वही सामान अब के मशीनों से बनाया जा रहा है। इससे बेनिफिट तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, इसने बेरोजगार कर दिया। अब लोग दोस्तों जो हाथों से काम किया करते थे, उनको तो एम्प्लॉयमेंट मिलता था, लेकिन वही काम जब मशीन करेगा तो वो इंसान तो बेकार हो गया। अब तो आज के इम्पैक्ट में क्या हो गया इसका, कि दोस्तों इसने बेरोजगारी बढ़ा डाली औद्योगिकरण ने। लेकिन इसका बेनिफिट ये हुआ कि वही सामान जल्दी बन जाते मशीनों से। ये हुआ तो इसका फायदा तो हुआ। इससे क्या हुआ, उन्नत परिवहन बनने स्टार्ट हो गया। उन्नत मतलब ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन आ गया है आज कि यहाँ से सामान बैठो अमेरिका पहुँच जाएगा, यहाँ से सामान भेजो अमेरिका 2 मिनट में पहुँच जाएगा। ऐसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर दोस्तों आज हमें हवाई जहाज़ की बात करो। हवाई जहाज़ स्टार्टिंग में नहीं था, 1920 के ऑनवर्ड्स में ये हवाई जहाज़ हम देखते हैं जो ऐसा आने लगे। बट दोस्तों आज तो फाइटर प्लेन आ चुके हैं। एक ही छोड़ने पे अमेरिका भी तबाह हो जाएगा, अगर अमेरिका ने छोड़ा तो पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मतलब कि टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, क्या बताएं इनके बारे में। तो उन्नत परिवहन आ चुका है ना, ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा आ चुका है कि आप पे कहीं पे भी 2 मिनट में जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों जब भारत के अंदर रेलवे नहीं थी तो रेलवे का विकास हुआ। पहले रेलवे नहीं हुआ करते थी, 1853 में भारत के अंदर रेलवे भी आई। तो काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे किया गया है। इसके बाद क्या होता है, और आज के समय में जिसको हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं वो है मेरे दोस्त वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इम्पैक्ट पहुंचाया है ये आप अच्छे तरह के जानते हो। आज जो हम चीज़ें पहनते हैं, ये सूट बूट टाई वगैरह, कहाँ की है दोस्तों, सब चीज़ अमेरिका की देन है। आज हम जीन्स पहनते हैं, वो भी फटे फटे जीन्स, कहाँ की देन है, सब अमेरिका की देन है। आज हम पेप्सी पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, मैगी खाते हैं, सब कहाँ की है, अमेरिका की है। वेस्टर्न कंट्री की अपना रहे हैं हम, चाइनीज़ मोमोज खाते हैं हम, फुल चिली पोटैटो खाते, कहाँ की है, चीन की है हम। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे कल्चर, भाषा, आर्थिक, सांस्कृतिक, इकोनॉमिकल पैटर्न सब कुछ चेंज हो चुका है। ये ऑन ओवर
वर्ल्ड्स में हुआ है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ऑल ओवर वर्ल्ड्स के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं जो कि इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। किसका इम्पैक्ट है? ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, जिसने पूरे वैश्विक करने सब कुछ चेंज कर डाला। इससे कुछ बेनिफिट तो हुए, यानी इससे कुछ तो दोस्तों मेरिट्स भी है, तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी है, क्योंकि कोई भी इंसान टोटल रूप से परफेक्ट नहीं होता। आए समझ में। एंड दोस्त नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय निगम। अब आज क्या हो चुका है कि एक देश ना किसी दूसरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट पैसा करके पैसा कमाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों यहाँ पे बहुराष्ट्रीय निगम ये होता क्या है, एमएनसी वगैरह या एफडीआई वगैरह, इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, बट यहाँ पे आपको हल्के शॉर्टली में समझा देता हूँ मैं। बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं कि एक देश की ये होती है कंपनी, जैसे मान लो भारत की कंपनी है, अगर वो जाके जापान के अंदर पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो क्या होता है, सिंपल, यहाँ पे एमएनसी हमारी जा रही है, वहाँ पे जाके व्यापार कर रही है, ट्रेड कर रही है, और जब वहाँ पे जाके करेगी तो वहाँ की करेंसी, यानी कि दोस्तों पूरे इंटरनेशनल करेंसी कौन सी है? डॉलर है। तो भाई बन जाएगा हमारे कंट्री के अंदर, तो एमएनसी का यहाँ पे फ़ायदा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि एक देश की एमएनसी जब किस देश में जाती है तो वो सरकार पे दबाव डालती है, प्रेशराइज करती है सरकार को कि हमारी बात मानो, हमारी बात नहीं मानेंगे तो दोस्त, क्योंकि जितने बिजनेसमैन हैं आज मेरे ख्याल से कंट्री वही चला रहे होते हैं, अंबानी अंडानी जैसे लोग। सरकार तो बस मोहरा बन के रह जाती है, कहने की बात है कि सरकार लोकतंत्र से बन रही है, ये बन रही है, क्योंकि सरकार दोस्तों उन्हीं की मानती है जिसके पास पैसा है, बिजनेसमैन ही सब कुछ करवा देते हैं। विश्वास नहीं तो अंबानी और अंडानी को देख लो यार, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड करने से कोई बेनिफिट्स हो भी रहा है या सिर्फ करे जा रहे हैं? यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि राजस्व है। यहाँ पे क्या होता है? राजस्व। मान लो कि एक देश की, मान लो कि ब्रिटेन की या अमेरिका की कंपनी भारत में आके ट्रेड करती है या भारत में आके पैसा इन्वेस्ट करती है, तो सरकार को क्या मिलेगा? उससे टैक्स मिलेगा, जिसको हम राजस्व कहते हैं, लगान कहते हैं। भूमि लगान, मेरे तो यहाँ पे लगान लैंड से लिया जाता है, लेकिन टैक्स यहाँ पे हर तरीके से लिया जाता है, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो या दोस्तों रॉयल्टी टैक्स हो, या कोई भी कंपनी खोलती है तो इन्वेस्टमेंट टैक्स हो, हर चीज़ पे टैक्स लगाया जाता है। और आज तो यार गब्बर सिंह टैक्स आ चुका है, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। तो लूटना सबसे पता है, टोटली घुमा फिरा कर सबको लूटना ही है। कहने की बात है कि भाई हम ये कर रहे हैं देश के लिए, वो करेंगे, लेकिन वास्तविकता और रियलिटी में कुछ दिखता नहीं है। और रियलिटी में और यहाँ पे आइडियलिज्म में बहुत बड़ा अंतर है। आइडियलिज्म में क्या होता है कि हमें भाई मानते हैं, नहीं भाई सबको इक्वलिटी है, सब मज़े में जी रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। हर दिन हर चीज़ एक नया टेंशन आता है, जिसमें टैक्स तो बहुत चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सरकार को बेनिफिट मिल जाता है, इससे सरकार को अच्छा खासा टैक्स मिल जाता है। किससे? जब कोई भी कंपनी भारत में आके पैसा लगाती है या इन्वेस्टमेंट करती है। अब इससे क्या, अगर दोस्तों मैं मान लो कि अमेरिका की कंपनी भारत में आती है, अमेरिकन कंपनी अगर वो भारत में आती है, तो यहाँ पे जब उसने कंपनी लगाई तो इससे सरकार को टैक्स मिल गया। पहली बात तो टैक्स के साथ ही यहाँ पे क्या मिल गया? एम्प्लॉयमेंट मिल गया। क्या मिल गया? एम्प्लॉयमेंट मिल गया। दोस्तों यहाँ पे जो दिक्कत थी, मैं दोस्तों यहाँ पे जो टैक्स मिल गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया कि रोज़गार मिल गया लोगों को, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिल गया। और दोस्तों यहाँ पे रोज़गार मिलने से बेहतर तो तरीका हो सकता है, पहली बात। एंड आर्थिक शक्ति भारत बन सकता है। किसी भी देश के अंदर अगर ज़्यादा एफडीआई आता है, अगर एफडीआई आता है या एमएनसी यहाँ पे ज़्यादा आती है, पैसा यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि भारत को आर्थिक शक्ति बनने में रोक नहीं सकता। इनके ध्यान रखना अपने डीमेरिट्स भी हैं। ये सरकार पे प्रेशराइज भी करती है अपनी बातों को मनवाने के लिए। ये क्या कहते हैं कि टैक्स को हटाओ, टैक्स को फ्लेक्सिबल कर दो, टैक्स को ख़त्म कर दो। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे 100% इन्वेस्टमेंट फॉरेनर कंपनी कर सकती है। फिर से बताऊँगा, भारत के अंदर ऐसे बहुत सारी कंपनी है। जैसे कि अब डिफेंस मान लो, क्या होता है डिफेंस के अंदर मोदी सरकार ने क्या किया था कि 49% इन्वेस्टमेंट फॉरेनर कंपनी कर सकती है। भारत के डिफेंस के अंदर, सुरक्षा के अंदर, हथियार गोले बारूद बनाने के लिए बाहर की कंपनी आएगी और 49% वो पैसा लगा लेगी, और उसमें बाकी जो बच गया उसमें बाकी सरकार का पैसा होगा। तो इसमें क्या हो गया, मिक्सअप वाली बात होगी। लेकिन भाई जो डिफेंस में समझौता मत करो ना। लेकिन मोदी सरकार अगर बीजेपी की बात करे तो ये बिजनेसमैन की सपोर्टर है। किसके सपोर्टर है दोस्त? यहाँ पे मैं किसी के सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ ना कांग्रेस का। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, बट एक बात बता रहा हूँ आपको, जो फैक्ट है 49% मोदी ने डिफेंस में कर डाला। और आज काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे 100% फॉरेनर कंपनी, विदेशी कंपनी आके पैसा लगा सकती है। ऐसे बहुत सेक्टर है। ये सारी बात मैं एफडीआई वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। जब मैं एफडीआई के बारे में बताऊँगा आपको, तब इसमें डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आज क्या है, अंतर्निर्भरता हो चुका है। अंतर्निर्भरता मतलब क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट है। आज एक कंट्री दूसरे कंट्री पे इंटरडिपेंड हो चुका है। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आप एक जने हो और आपका एक फ्रेंड है, ऐसा होता है। तो जो चीज़ आपको ज़रूरत है और वो आप पे ना हो तो किस पे होगा? वो सेकंड पर्सन, यानी कि वो मान लो आपके दोस्त पे होगा।
और ऐसा कई बार होता है कि यार अब मुझे दुनिया से कुछ लेने देने नहीं है, मुझे अपने फ्रेंड से कोई मतलब नहीं है, अब तो मैं अकेला रहूँगा, मैं अकेला हूँ। ऐसा होता है ना, आप भी सोचते हो ना ऐसा, अब मैं किसी से मतलब नहीं रखूँगा, मैं अकेला रहूँगा। लेकिन ऐसा सिर्फ 1 से 2 दिन रह पाता है, होता है ना ऐसा, 1 से 2 दिन होता है। उसके बाद यार नहीं यार, उसके बिना यार मन नहीं लग रहा यार, उसके बिना काम करना ही पड़ेगा, उसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा, क्योंकि उससे मुझे जो बेनिफिट मिलता था वो मिल नहीं पाता। हम दोस्तों एज अ फ्रेंड सोचते हैं, ऐसा होता है ना। बट अगर एक कंट्री लेवल की बात करें हम, तो भारत, चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रशियन, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे कंट्री है जिनका लाखों अरबों डॉलर का ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो आज हमें जो कमोडिटी या वस्तु या गुड्स चाहिए वो चीन में अवेलेबल है, जो हमारे यहाँ अवेलेबल है वो अमेरिका को चाहिए, जो अमेरिका के पास नहीं है वो हमसे ले लेता है, जो अमेरिका को पास अवेलेबल है वो हम अमेरिका से ले लेते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने भी क्या बताया कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं है, कहीं पे भी किसी चीज़ की कमी मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से अपना सामान लेगा ही। कुछ सालों पहले की बात क्या कि उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जिसका शासक है किम जोन, वो क्या कहता है कि मुझे वर्ल्ड से किसी कंट्री से मतलब नहीं है। अगर आपने उत्तर कोरिया का नाम सुना होगा और किम जोन के बारे में, मैं तो सब मानव तो है नहीं, वो तो दानव है और आप सब अच्छे तरीके जानते होंगे। तो वो क्या कहता है कि मुझे वर्ल्ड की किसी कंट्री से मतलब नहीं है, और अमेरिका का कट्टर दुश्मन है वो उत्तर कोरिया। वो हमेशा परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करता रहता है। लेकिन कब तक रहेगा भाई दोस्तों, अभी कुछ समय पहले की बात है, 14 तारीख को वो गया सिंगापुर में, अमेरिका और उत्तर कोरिया यानी किम जोन की बैठक हुई, डोनाल्ड ट्रंप की और उसकी। इससे क्या हुआ कि अब उसको समझ में आ गया अगर वो अकेला रहेगा तो भाई आर्थिक शक्ति बन नहीं पाएगा, उसके बाद पैसा नहीं आ पाएगा। अगर ये सब चीज़ नहीं होगा एक कंट्री के अंदर तो पैसा कहाँ से आएगा। इंटरनेशनल ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है, इसका महत्व या इसका इंपॉर्टेंस अपने आप पता चल जाता है हमें। और इंटरनेशनल ट्रेड आज बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो रहा है, और आज हर कंट्री इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो चीन हो, जापान हो, हर जगह शक्ल घुमाओ भाई चाइनीज माल दिखेगा। तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। आज दोस्तों फ़ोन तो दुनिया बना रही है, लेकिन फ़ोन की बैटरी चीन बना रहा है। सोचो, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ चीन बना रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात है एक चीज़ कि चीन कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। चाइनीज़ माल भाई चले गया तो काम तक, नहीं चला तो शाम तक, आए समझ में। तो ये चीन की पॉलिसी है। आज क्या है, प्रतिस्पर्धा भाई, कंपटीशन बढ़ चुका है। आज अगर आपको आगे निकलना है दोस्तों, अगर मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि एज ए स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं अभी, अगर हमें अपने फ्रेंड से अच्छे मार्क्स लाना है तो हमें कुछ अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे, अच्छा एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। ऐसा होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा भाई, आपका फ्रेंड आपसे अच्छा चाहेगा और आप अपने फ्रेंड से अच्छा चाहोगे। इसी कंपटीशन में क्या होगा, उससे बेस्ट करने के लिए आप 100% अपना कंट्रीब्यूट करोगे, रात दिन पढ़ोगे, ये करोगे वो करोगे, खेलना कूदना बंद भाई, व्हाट्सअप चैटिंग वैटिंग गर्लफ्रेंड वैफ्रेंड सब बंद कर दोगे। ये होता है ना। इसी प्रकार से एक कंट्री पे बात आती है जिसको हम कंपटीशन करते हैं। मान लो कि 2 कंट्री है, एक इंडिया है और एक अमेरिका है 2 कंट्री है। और मेरे दोस्त अमेरिका मार्कर बेच रहा है, हम यहाँ पे मार्कर का एग्जांपल लेंगे, और इंडिया भी मार्कर बेच रहा है। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया जो मार्कर बेच रहा है वो बेच रहा है 20 रुपये का है। इंडिया जो मार्कर बेच रहा है वो 20 रुपये का बेच रहा है, बट अमेरिका जो है वो भी 20 रुपये का बेच रहा है। आया समझ में। भारत के अंदर है ना, इंडिया के अंदर अमेरिका की कंपनी है और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर मार्कर बना रहे हैं। आया समझ में। अमेरिका की कंपनी भारत के अंदर है और इंडिया की कंपनी तो ऑलरेडी भारत में है ही है। यहाँ पे जो मार्कर बना रहे हैं दोनों 20 रुपये का बना रहे हैं ये। लेकिन अब अमेरिका को लगा कि नहीं यार, मुझे भारत से सस्ता बनाना है ताकि मेरी जो मार्कर है वो ज़्यादा बिके, ऐसा है ना। अब क्या करेगा, अमेरिका अपनी 20 रुपये से 18 रुपये कर देगा, अपनी 2 रुपये वो घटा दिया। अब किसके पास जाएंगे खरीदने के लिए लोग, अमेरिकी वाली कंपनी पे जाएंगे। आज हम क्या करते हैं, इंडिया में बहुत सारी चीज़ बनता है लेकिन इंडिया से हम खरीदते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का माल बहुत महंगा होता है और चाइनीज़ माल सस्ता होता है। बेशक टिकाऊ हो या ना हो, सस्ता तो होता है ना। और हम चाइनीज़ माल पे और सस्ते माल पे बहुत जल्दी भाग जाते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है। इसलिए मेरे दोस्त साथ चीन आगे निकल चुका है और भारत को भी कुछ करने की ज़रूरत है। क्या करना है क्या नहीं करना ये आगे हमारी सरकार डिसाइड करेगी। बट आज हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि आज जैसे दोस्तों अमेरिका ने घटाया वैसे भारत भी अब कर देगा 17 रुपये। अच्छा भाई, हम तेरे से वो तेज चल रहे। फिर अमेरिका करेगा, फिर ये भी कर देगा 15, फिर ये 13 कर देगा भारत। जैसे जैसे अमेरिका रेट घटाएगा वैसे भी
भारत भी रेट घटाता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये भारत बोल देगा भाई अब मेरी बस की नहीं है रेट घटाना, क्योंकि एक प्रोडक्शन लागत होता है। मान लो इसको मार्केट को बनाने में 10 रुपये लग रहे हैं और पहले 20 का बिक रहा था, उसके बाद 18 हुआ, 16 हुआ, 15 हुआ, 13 हो गया। अब भारत बोल रहा है भाई इसकी बस की नहीं है मेरे को घटाना, लेकिन अमेरिका घाटा सह सकता है। वो 10 को बेशक उसने बनाया वो 8 में बेच देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही रिसोर्सेज है, पैसे की कमी नहीं है, हथियार की कमी नहीं है, वो तो आराम से बेच सकता है ना, उसको क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आज गलत, मेरे दोस्त यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आज क्या है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, गला काट, यहाँ पे गला काट देंगे एक दूसरे के, यहाँ पे ऐसी कंपटीशन चल रही है। और मेरे दोस्त यही आज चीन कर रहा है। आज क्या होता है, चीन के सामने किसी का माल टिक नहीं पाता और पूरे वर्ल्ड में अपने माल सप्लाई कर रहे हैं वो। तो इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि जो वस्तु या जो कमोडिटी या जो गुड्स जो महंगे हैं, अदर कंपटीटर क्या करता है उसको सस्ते में बना के बेच देता है, जैसे चीन है। तो यही चीज़ है आपको जो समझना है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बेनिफिट इसके क्या क्या हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उत्पादन की लागत में कमी कर देती है जब कंपटीशन होता है। तो एक जना अपने सामान को ज़्यादा बेचने के लिए अपना क्या करेगा, प्राइस को घटाते जाएगा ताकि उससे मेरा सामान ज़्यादा बिके, और यही चीन करता है। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में आज ऐसा हो रहा है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी देश इंटरनेशनल ट्रेड के बिना रह नहीं सकता। अपने देश और किसी देश से जो सामान मंगवाता है, लेता है, देता है, उसको टैक्स भी भरता है, इससे देश को फायदा होता है। तो दोस्तों ये 4th वीडियो भी खत्म होती है, नेक्स्ट पार्ट खत्म करेंगे हम 5th वीडियो का। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, लाइक करना और वीडियो शेयर करना। भाई बड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में यार। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, बात करो। आज ये डाउट को खत्म करो और ऐसे वीडियो मेरे देखने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।